जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है क्लास 12th के लिए उसको स्टडी करेंगे। बेटा हम लोग देखेंगे हमारे अकाउंटेंसी 12th में किस किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है, और हर चैप्टर में बेटा कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं इस साल। इसके साथ साथ हम लोग एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बेटा हमें पता चल जाएगा कि पिछले साल क्या क्या था और इस साल क्या क्या नहीं है, या पिछले साल ऐसा कौन सा टॉपिक था जो नहीं था बट इस साल वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा देखिए जो आज की क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस साल अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा अकाउंटेंसी में हमारी 3 बुक है, ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब उन 3 बुक्स को बेटा हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी जब आपका एग्जाम होगा तो बेटा आपका जो होल सिलेबस है वो इस तरीके से 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, ठीक है, और पार्ट बी में होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला। यानी जो पहली 2 बुक है बेटा वो आपकी पार्ट ए की है और जो तीसरी बुक है बेटा वो आपकी पार्ट बी की है, ठीक है। तो बात करते हैं कि पार्ट ए में आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा आपका पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यानी फंडामेंटल्स। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में वो है फंडामेंटल्स, जिसमें हम लोगों को पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में समझाया जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये चैप्टर कुछ इस तरीके का है कि आपको समझ में आएगा कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम अकाउंट्स बनाते थे उसके अलावा पार्टनरशिप में हमें अलग अलग कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे समझिए। सबसे पहले बेटा हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट पार्टनरशिप कि भाई पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होता है और पार्टनर्स हम किनको कहते हैं। फिर इसमें दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कि एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या फीचर का होना जरूरी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है बेटा, नाम है पार्टनरशिप डीड कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड होती क्या है। इसके साथ साथ हमें यह भी पढ़ना है बेटा कि पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से क्लोज होते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होता है, क्या क्या लिखा होता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें बेटा प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए होता क्या है पार्टनरशिप में, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो फिर तो आपका एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे होंगे, जिसमें सारी डीड लिखी होंगी कि भाई पार्टनर्स को किस तरीके से बिहेव करना है, यानी कितना प्रॉफिट का हिस्सा किस पार्टनर को मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट होगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में बेटा पार्टनरशिप फर्म में हमें अप्लाई करना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे बेटा उसमें कौन कौन से प्रोविजन होते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें यह भी स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से प्रोविजन हैं। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें क्या क्या चीजें देनी है पार्टनर्स को और उनसे क्या क्या लेना है, या फिर क्या क्या नहीं देना है और क्या क्या नहीं लेना है। क्लियर। अब इसके बाद फिर आता है बेटा फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल सा लॉजिक था, सिंगल ओनर था, सब कुछ उसी को मिलता था। बट जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप में देयर कैन बी मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50। तो हमें पार्टनर्स के अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने के बेटा 2 मेथड, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इनमें क्या डिफरेंस है बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड यूज करोगे तो आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करोगे तो आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वो भी हमें यहां पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या है और
क्यों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, ये सब भी हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसी में हमें एक और टॉपिक सीखना है बेटा, वो है कि हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इन केस गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को फर्म ने प्रॉफिट की गारंटी दी है या किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने प्रॉफिट की गारंटी दी है, तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हमें यहां पर सीखना है। और इसके बाद एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो हमेशा एग्जाम में आता है, नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू हमें सीखना है कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड में जो हमारे प्रोविजंस थे वो फॉलो ना किए हो या फिर गलत फॉलो कर दिए हो, तो कैसे हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए अब आपको सिलेबस से पता चलेगा कि किन किन जो प्रोविजंस उनके रिगार्डिंग हमें पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आना है। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हमें जो है ट्रीटमेंट स्टडी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ये सब हमें स्टडी करने पड़ेंगे इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर, तो ये बेटा सब था पहला चैप्टर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, नीड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और गुडविल जो है वो टॉपिक तो अब आपका हर चैप्टर में चलेगा पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा कि गुडविल होता क्या है, गुडविल होता क्या है। ठीक है, और गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और टॉपिक है बेटा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की, गुडविल वैल्यूड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें सीखना है कि बेटा इन मेथड से कैसे कि हमें गुडविल वैल्यूड करनी है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो इंटेंसली अपने रेशो को चेंज कर देते हैं, और जब जब रेशो चेंज होगा बेटा तो उसकी वजह से वन और मोर पार्टनर कैन बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और वन और मोर पार्टनर कैन बी गेनिंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। फिर इसके साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा बेटा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं या देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स, तो उस डेट पर जो हमारी बैलेंस शीट होती है बेटा उसमें जितनी भी हमारी असेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम रीवैल्यूड करेंगे, लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे और हम कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा कि उस डेट पर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। यानी कि हमें प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर है बेटा। अब इसके साथ साथ हमें सीखना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर चैप्टर में हम सीखेंगे, वो है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए जब पार्टनर्स इंटेंसली अपना रेशो चेंज करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है किसी पार्टनर को लॉस हो जाए यानी सेक्रीफाइस करना पड़े, और हो सकता है फ्यूचर में कोई पार्टनर गेन करेगा। तो वहां पे बेटा हमें क्या करना पड़ता है, जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। तो हमें सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अलावा देखिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुए होंगे तो उस डेट में जो बैलेंस शीट होगी बेटा, तो उस डेट पर जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होंगे, रिजर्व होंगे, तो उनका ट्रीटमेंट भी हमें सीखना है। ठीक है, कि कैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में हम लोग उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व या फिर लॉस को ट्रीट करेंगे। अब यहां पर भी 2 अलग अलग केस बनते हैं बेटा। एक ये होता है कि अगर हम रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस को कैरी करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर हम उनको नई फर्म में कैरी नहीं करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा।
ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है प्रिपरेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि कैसे हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सब हमें सीखना है बेटा अपने चैप्टर नंबर 3 में। अब ध्यान ये रखना है जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये बेटा बेस है आने वाले और 3 चैप्टर का। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा तो विश्वास कीजिएगा जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है आपके, ठीक है, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, इसी में आपको समझ में आ जाएगा क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मींस जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। ठीक है, जैसे एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो बेटा उसका पहले कोई शेयर नहीं था, ही विल बी द गेनिंग पार्टनर, बट ऑब्वियस सी बात है वो गेन करेगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा बेटा इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जैसे ही नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उससे हमारा जो एग्जिस्टिंग रेशो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर में से कौन सा हिस्सा दे रहा है, ठीक है, या कौन सा हिस्सा नहीं दे रहा है। कोई तो सेक्रीफाइस करेगा तभी नया पार्टनर फर्म में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो हमारे रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर जब जब रेशो चेंज होंगे तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, जैसे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताया गया है, फिर हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। अब यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बहुत सारे केस है, तो आपको डरना नहीं है बेटा, एक एक केस हम लोग मिलके करेंगे। इसके बाद फिर देखिए वही है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वैसे ही हमें ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज करना है, यानी असेट्स को रिवैल्यूड करके देखना है, लायबिलिटीज को रीअसेस करना है और देखना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ फिर वही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, वो भी हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस बार नहीं है, जबकि जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। इस चैप्टर में भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बट इस बार आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा है सिलेबस में, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फिर वही प्रिपरेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर आप देखें तो ये चैप्टर और ये चैप्टर, ठीक है, और आने वाले 2 चैप्टर बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, बस ट्रीटमेंट में किसमें डिफरेंस होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में डिफरेंस होगा बेटा। ठीक है, और रेशो में डिफरेंस आ सकता है, रेशो का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर आएगा। क्लियर है? तो ये है बेटा अपना चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ चीजों का ट्रीटमेंट बिल्कुल कॉमन होता है बेटा, बट डेथ के केस में कुछ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। रीजन है रिटायरमेंट आपका प्लान्ड होता है। नॉर्मली रिटायरमेंट के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर आपने रिटायरमेंट की होगी तो उसमें तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, बट जो डेथ है बेटा वो अनसर्टेन होती है और ड्यूरिंग द ईयर आपकी डेथ हो सकती है, किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। हमें करंट ईयर में जितने महीने डिसीज पार्टनर यानी जिसकी डेथ हुई है उसने काम किया है तो उसके लिए अलग से कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन वही है इफेक्ट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी रिटायरमेंट या फिर डेथ से कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होंगे और कौन कौन से गेनिंग होंगे। सबसे पहले हमें यही निकालना है, यानी हमें कैलकुलेट करना सीखना है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। क्लियर? उसके बाद जब हम लोग ये सीख लेंगे तो दूसरा जो हमारा काम होता है वो होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हर चैप्टर में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आपका रेशो चेंज होगा ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो इंटेंसली अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, चाहे नया पार्टनर आ रहा है या फिर रिटायरमेंट या डेथ हो, तो जब जब रेशो चेंज होंगे तो वन और मोर पार्टनर विल बी गेनिंग पार्टनर और वन और मोर पार्टनर विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर जो गेनिंग पार्टनर है बेटा वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर
पार्टनर को बाय वे ऑफ गुडविल, इसलिए हमें गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर सीखना पड़ेगा। एडमिशन में भी हमने सीखना है, एडमिशन में ट्रीटमेंट अलग होता है, रिटायरमेंट और डेथ में ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमें तीसरा काम करना है वो करना है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बिल्कुल वैसा ही जैसे एडमिशन में होगा, एडमिशन में सीख लो, एक बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीख लो, सेम वही यहां पर चलेगा। और हमें कैलकुलेट करना है बेटा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर। इसके बाद हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, कि उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल एडमिशन वाला ट्रीटमेंट यहां पर भी होगा, तो वहीं पर आप सीख लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद हमें बात करनी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में जो कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो हो सकता है कि अपनी कैपिटल को एडजस्ट करें। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें यहां पर सीखना पड़ेगा। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग तरीके से होता है, रिटायरमेंट में बिल्कुल अलग तरीके से होगा। और इसके बाद लास्ट में हमें सीखना है बेटा प्रिपरेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अल्टीमेटली बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बेटा, वो है प्रिपरेशंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी फर्म अभी पेमेंट नहीं कर रही, उसके लोन की पेमेंट बाद में की जाती है, तो उसको हम एक अलग से लोन अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं, तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो प्रिपरेशंस ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट भी यहाँ पे हमें सीखना है। तो ये सारी कॉमन चीजें थी। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिएगा लास्ट वाली लाइन को, बाकी सारी कॉमन चीजें हैं जो आपको डेथ में भी सीखनी पड़ती है। अब इसके साथ साथ डेथ में अलग से और क्या सीखोगे, देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अब अगर किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, ठीक है, साल के बीच में हो जाती है, तो बेटा उस साल में जितने दिन उस पार्टनर ने काम किया है उतने दिन का उस पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा। तो किस मेथड से वो कैलकुलेट करना है और कैसे उस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट, ये हमें यहां पर सीखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड में उस पार्टनर को यानी डिसीज पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दे रखा है या सैलरी का प्रोविजन दे रखा है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना सीखना है। साथ साथ हम बनाएंगे यहाँ पे बेटा प्रिपरेशंस ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब डेथ में केवल उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है बेटा जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यहाँ एग्जीक्यूटर कौन होते हैं बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझिए, जो रिटायरमेंट होता है बेटा उसमें हम उस पार्टनर को पे कर सकते हैं क्योंकि वो पार्टनर रिटायर हुआ है, ठीक है, बट इन केस ऑफ डेथ हम उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। अगर उसकी पेमेंट करनी है तो हमें ऊपर भगवान के पास जाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर कौन होते हैं बेटा, एग्जीक्यूटर होते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें उसकी पेमेंट सेटल करने के लिए उसके एग्जीक्यूटर का या रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है, तो ये सब हमें डेथ में अलग से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारा जो पहली बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं समझिए। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग समझना है और उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें टॉपिक समझना है बेटा टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है, जिसमें एक फर्म बंद हो सकती है। क्लियर, ये दोनों जो है बेटा आपके थ्योरी के पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट्स की, तो इसमें हमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना है। इसका मतलब कि आपकी फर्म बंद हो रही है बेटा, तो उस डेट पे जिस डेट पे आपकी फर्म बंद हो रही है बेटा वहां पे आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो उस बैलेंस शीट को जो हमारे असेट्स और लायबिलिटी शो कर रही है वहां पे हमें उन सब अकाउंट्स को बंद करना है, यानी उन सब अकाउंट्स को हमें सेटल करना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, कि कैसे हमें रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है,
कैसे कैश और बैंक अकाउंट बनाना है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सब भी हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, वैसे तो इसमें बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, बट फिर भी हमें अकाउंट्स भी बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारी जो फर्स्ट बुक है बेटा वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड बुक की, नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और उसमें से केवल 2 ही चैप्टर आपके सिलेबस में है बेटा। तो पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये जो कंटेंट्स मैंने लिखे बेटा ये सब इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, हालांकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम आता है, न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ कंपनी, के कंपनी होती क्या है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज में। फिर उसके बाद कंपनी में क्या क्या फीचर्स होती है बेटा, एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने तरीके की कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो सब हमें इसमें स्टडी करना है। अब इसके बाद बेटा शेयर एंड शेयर कैपिटल, इसका भी हमें पता होना चाहिए कि शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होती है, नेचर एंड टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल अलग अलग होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनमें क्या डिफरेंस है वो सब भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब इसके बाद थ्योरी में ही इसमें पार्ट आता है कंसेप्ट्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, स्वेट इक्विटी एंड ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो ये सब बेटा थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर के, तो ये भी हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। अभी बात करते हैं इसी चैप्टर के जो प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमें और क्या क्या सीखना है। सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करें तो इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कि क्या जर्नल एंट्री पास की जाएंगी अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, यानी कैश ना लेकर अगर किसी और पर्पज के लिए हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर है बेटा, प्रमोटर्स है, अंडरराइटर्स है, ये सब भी हमें सीखना पड़ेगा। और जब बात करें इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की तो इसमें 2 केस बन सकते हैं बेटा, एक ओवर सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम एप्लीकेशन आ गई। तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे अगर शेयर्स इशू किए हैं एट पार पे या एट प्रीमियम पे, तो ये सब भी हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा एंट्रीज फॉर कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर की एंट्री, कॉल इन एडवांस की एंट्रीज हमें आनी चाहिए। इंटरेस्ट का हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे तो उसके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, तो वहां पर क्या एंट्री होगी, और उन्हीं शेयर्स को अगर आप रीइश्यू करेंगे तो आपको क्या एंट्री पास करनी है, ये सब भी आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 4 मार्क्स में आता है वह डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। 4 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आता है कि शेयर कैपिटल को हम कैसे ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट कंपनी में, ठीक है, कि कंपनी की अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे, वो भी हमें आना चाहिए। अब बात करते हैं इसी बुक के सेकंड चैप्टर की, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो सबसे पहले डिबेंचर्स का मीनिंग और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको पता होने चाहिए, कई तरीके के डिबेंचर्स होते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, अगर एट पार पे हैं तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट पे है तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम पे है तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, अगर वेंडर को डिवेंचर इशू किए हैं, प्रमोटर्स को किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर अंडरराइटर्स को डिवेंचर इशू किए हैं तो इनको कहते हैं अदर देन कैश, तो हमें क्या जर्नल एंट्री पास करने की वो भी आपको सीखना होगा। एंट्री सेम होती है, बस यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखोगे, यहाँ पे आप डिवेंचर लिखोगे, करोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। फिर हमें एंट्री सीखनी है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस, रिडेम्पशंस को ध्यान में रखते हुए इशू के टाइम पर हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। इसके बाद राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कैसे हम राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को, ठीक है, कैसे, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ये भी हमें यहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि बहुत कम आता है, बट वो भी हमें यहाँ कवर करना पड़ेगा, नाम है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सेकंड बुक के बारे में। अब बात करेंगे हम अपनी थर्ड बुक के बारे में।
तो बेटा अब बात करते हैं अपने पार्ट बी, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पार्ट बी होने जा रहा है। पार्ट बी मतलब अगर मैं बात करूं तो अपनी थर्ड बुक, ठीक है। थर्ड बुक का मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है बेटा उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इसमें उसी के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें अपने को क्या क्या स्टडी करना है बेटा। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद हेडिंग एंड सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपकी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग और सब हेडिंग आपको ये पता होना चाहिए, यही हमेशा पूछी जाती है 4 मार्क्स में, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दोनों चैप्टर थ्योरी के चैप्टर है बेटा। तो इसमें अपने को सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसमें से भी जरूर आता है, जैसे इस बार ऑब्जेक्टिव आया था बेटा, ठीक है, बट इसका नहीं, ऑब्जेक्टिव आया था अकाउंटिंग रेशो का। फिर टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ये वही टूल है जिनको हम इस बुक में स्टडी करेंगे, जैसे रेशो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब क्या है टूल्स है बेटा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, क्लासिफिकेशन और कंप्यूटेशंस, यानी अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्लासिफिकेशंस यानी किस किस कैटेगरी में हम अपने अकाउंटिंग रेशो को क्लासिफाइड करते हैं, और कंप्यूटेशन मतलब कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। ये सब इस चैप्टर में हमें कवर करना है। इस चैप्टर से नहीं आया था, इस बार जो आया था बोर्ड के एग्जाम में वो अकाउंटिंग रेशो और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरी के रेशो होते हैं, हमें उन 4 कैटेगरी के रेशो को ही स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशो, जिसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो हमें सीखना है कि इसमें कौन कौन से रेशो आते हैं और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम दूसरा हो जाता है बेटा सोल्वेंसी रेशो, जिसको हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रेशो आएंगे, कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। फिर तीसरा जो होता है वो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, ठीक है। और इसके बाद आता है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में इन 4 कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है इनमें कौन कौन से रेशो आते हैं, उसके लिए क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए, कैसे वो आप कैलकुलेट करेंगे, ये सब कवर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, थर्ड बुक का, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है कैश और कैश इक्विवेलेंट, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज करना है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिनसे एक कंपनी के पास कैश आता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिकेशंस हम कैटेगराइज करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में, कौन सी फाइनेंसिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बट वो भी इनडायरेक्ट मेथड से। वैसे तो इसके 2 मेथड, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो बेटा ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पूरा सिलेबस, जो कि हमें 2023-24 में कवर करना है मिलजुल के। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि हमें क्या क्या स्टडी करना है अकाउंटेंसी में।
अगर बेटा मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सिलेबस आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।